बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा मैं आपको एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। आज जो एमसीक्यूज़ करने हम जा रहे हैं, वो करने जा रहे हैं हम लोग प्रॉफिट मार्जिन एंड लॉस के। तो मैंने आपको कल प्रॉफिट मार्जिन का फ़ॉर्मूला बताया था कि प्रॉफिट मार्जिन का फ़ॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100, और हमने इसका एक एमसीक्यू सॉल्व भी किया था। अब हम आगे चलते हैं, आगे एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। ये सवाल जो है आपका उसमें आया था, मई जून 2021 में आया था कि कंपनी एक्स एंड कंपनी वाई प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ग्रॉस मार्जिन दिया हुआ है। ग्रॉस मार्जिन 36.7% है कंपनी वाई का, सॉरी कंपनी एक्स का, और कंपनी वाई का है 42.6%। प्रॉफिट मार्जिन है। प्रॉफिट मार्जिन कंपनी एक्स का 5.4% है, इसका भी 5.4% है। दोनों कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन जो है वो सेम है। पहला, बोथ कंपनीज अर्न द सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर। तो बेटा ये गलत है, क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन जो है वो हमें ये बताता है कि भाई हम कितना परसेंट प्रॉफिट कमाते हैं। वैल्यूज में हो सकता है वो डिफरेंट हो। सर समझ में नहीं आया। एक कंपनी की सेल्स 1 लाख है और उसका 10% हम प्रॉफिट निकालें, वो 10,000 बनेगा। दूसरी कंपनी है, उसका प्रॉफिट मार्जिन भी 10% है, लेकिन उसकी सेल्स 2 लाख है, तो 2 लाख का 10% कितना आएगा? 20,000 आएगा। तीसरी कंपनी, उसकी सेल्स 3 लाख है, उसका 10% निकाले तो वो कितना हो जाएगा? वो भी हो जाएगा 30,000। तो बताने का मतलब प्रॉफिट मार्जिन डिपेंडेंट होता है सेल्स के ऊपर। सेल्स ज्यादा होगी तो प्रॉफिट मार्जिन भी ज्यादा होगा। ठीक है ना? सेल्स ज्यादा होगी तो प्रॉफिट की जो अमाउंट होगी वो भी ज्यादा होगी। तो ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बी में कह रहा है कंपनी एक्स हैज अ बेटर ग्रॉस मार्जिन देन कंपनी वाई। तो आप देख सकते हैं कि कंपनी वाई जो है उसका पास 42.6% आ रहा है, कंपनी एक्स के पास 36.7% आ रहा है। तो आप कह सकते हैं कि भाई ओ सॉरी, कंपनी वाई का ज्यादा आ रहा है, कंपनी एक्स का ज्यादा नहीं आ रहा। और आंसर में कह रहा है कंपनी एक्स का क्या है? ज्यादा है। तो ये वाला ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ग्रॉस मार्जिन जिस कंपनी का ज्यादा हो तो हम कह सकते हैं कि भाई वो बेटर है। सी कह रहा है कंपनी वाई हैड अ लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ एक्सपेंसेस देन कंपनी एक्स। कंपनी वाई के जो एक्सपेंसेस हैं वो ज्यादा हैं। और डी कह रहा है द कॉस्ट ऑफ सेल्स ऑफ कंपनी एक्स वाज लोअर देन दैट ऑफ कंपनी वाई। पहले हम डी के ऊपर आ जाते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल्स देखें, अगर कॉस्ट ऑफ सेल्स ज्यादा होगी, अगर कॉस्ट ऑफ सेल्स ज्यादा होगी तो आपका ग्रॉस मार्जिन कम आएगा। अगर कॉस्ट ऑफ सेल्स आपकी कम होगी तो आपका आप कॉस्ट ऑफ सेल्स अगर आपकी कम होगी तो इस सूरत में क्या होगा? आपका ग्रॉस मार्जिन ज्यादा आएगा। तो यहाँ कह रहा है द कॉस्ट ऑफ सेल्स ऑफ कंपनी एक्स वाज लोअर देन दैट ऑफ कंपनी वाई। पहली बात ये कि यहाँ पर परसेंटेज की बात नहीं कर रहा। अगर यहाँ परसेंटेज की बात होती तो फिर मैं कह सकता था कि भाई क्या नाम है, हमारे पास कंपनी वाई है, उसका ग्रॉस मार्जिन ज्यादा आ रहा है। ग्रॉस मार्जिन ज्यादा आने की वजह क्या है? जो उसके कॉस्ट ऑफ सेल्स का प्रोपोर्शन है, जो उसकी कॉस्ट ऑफ सेल्स का प्रोपोर्शन है वो क्या है? कम है। तो इसलिए क्या नाम है, इस वाले ऑप्शन में अमाउंट की बात कर रहा है। जब आप चीजें परसेंटेज में दे रहे हैं ना, जब चीजें परसेंटेज में लिखी हुई है 5.4%, 36.7%, एक्चुअल फिगर्स नहीं दी हुई, तो हम कुछ भी नहीं कह सकते। हम कुछ भी नहीं कह सकते। तो ये वाला ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सी पे आते हैं। कंपनी वाई हैड अ लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ एक्सपेंसेस देन कंपनी एक्स। इसमें जो ये वाली बात है लार्जर प्रोपोर्शन, इसका मतलब परसेंटेज, इसका मतलब परसेंटेज। अब इसको जरा देख लें। देखें, आपका ग्रॉस बिल ज्यादा था, ठीक है, 42.6% था, और आप कितने पे आ गए? 5.4% पे आ गए। इधर आपका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कम था, लेकिन फिर भी आप 5.4% पे, इससे ज्यादा कम नहीं हुए। इन शॉर्ट, अगर मैं आपसे पूछूं कि कहाँ ज्यादा परसेंट माइनस हुआ एक्सपेंस का, लाइक यहाँ लिखा हुआ है 36.7%, जाहिर है इसमें से हमने कुछ एक्सपेंस माइनस किया होगा, तब जाके हमारे पास 5.4% आया होगा। तो अगर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज आप देखें, यहाँ हमने कितना अमाउंट माइनस किया होगा? अराउंड 30 के करीब किया होगा, 30 के करीब किया होगा, 31 के करीब किया होगा, तब जाके हमारे पास 5.4% आया होगा। जबकि यहाँ देखें, हमारे पास आ रहा है 42.6%, और नीचे आंसर में लिखा हुआ है 5.4%। हमने कितना अमाउंट माइनस किया होगा कि 5.4% आया होगा? अराउंड 38 के करीब किया होगा, 38 के करीब किया होगा, 38.2 के करीब किया होगा, तब जाके हमारे पास आंसर जो है, या सॉरी 37.2 के करीब किया होगा, तब जाके हमारे पास आंसर आया होगा 5.4%। तो लार्जर प्रोपोर्शन से मुराद ये है कि इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कंपनी वाई के एक्सपेंसेस क्या है? ज्यादा है। ये थ्योरी के सवाल है, इसमें आपने एक एक ऑप्शन को जाके देखना पड़ता है, अप्लाई करना पड़ता है। तो जब परसेंटेजेस दी हो ना, तो फिर हमारे लिए अमाउंट अहमियत नहीं रखता कि हमने कितना अमाउंट का प्रॉफिट कमाया, हम कितनी कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारी आ रही है। हम कह नहीं सकते, कुछ भी नहीं कह सकते इस बारे में। थर्ड में आ जाए। थर्ड में इसने प्रॉफिट मार्जिन दिया हुआ है
ईयर 1 का 15% है, ईयर 2 का 20% है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है, ईयर 1 का 9% है, ईयर 2 का 6% है। ठीक है, व्हाट एक्सप्लेन दीज चेंजेस। अब इन सवालों के जो आंसर्स है ना, आपको इसके लिए ऑप्शन पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि वैसे तो आप अंदाजा लगा लेंगे कि हमारे पास जो ईयर 1 है और ईयर 2 है, प्रॉफिटेबिलिटी बड़ी है, प्रॉफिट मार्जिन हमारा बड़ा है और रॉस हमारा क्या हुआ है, कम हुआ है। ये आपने एक अंदाजा लगा लिया, लेकिन आप कोशिश करें ऑप्शन पढ़ेंगे तो आपको सही पता लगेगा। ए में कह रहा है ड्राइंग हैव इंक्रीज बाय मोर देन प्रॉफिट फॉर द ईयर, हमारी ड्राइंग जो है वो ज्यादा हुई है। अच्छा बेटा, अगर हमारी ड्राइंग ज्यादा होंगी तो इससे हमारा कैपिटल क्या होगा, कम होगा, इससे हमारा कैपिटल कम होगा। एक छोटी सी बात बता दूं मैं आपको, ये हमारे पास प्रॉफिट है, ठीक है, रॉस की फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ, और फॉर एग्जाम्पल लोन को हम भूल जाते हैं, उसकी जगह लिखते हैं कैपिटल। ठीक है, इस फॉर्मूले की नेचर ऐसी है, वैसे तो ये फॉर्मूला प्रॉफिट बढ़ता है तो ये बढ़ता है, ठीक है, प्रॉफिट बढ़ता है बढ़ता है, और नीचे लिखते हैं कैपिटल। कैपिटल अगर कम होगा, कैपिटल अगर कम होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये इन इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल बात कर रहा हूँ। हमारे पास एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, चलो आपको, हमारा प्रॉफिट है 100 और कैपिटल एम्प्लॉयड था 1000, मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, ये कितना आ गया, 10% आ गया। हमारा प्रॉफिट है 100, लेकिन मैंने 200 की ड्राइंग की तो ये हो गया 800, मल्टीप्लाई 100 कर दें, ये हो जाएगा 12.5%। ठीक है, तो बताने का मेरा मतलब है कि न्यूमरेटर जब बढ़ता है तो हमारे पास परसेंटेज बढ़ती है, और डिनोमिनेटर जब कम होता है तो परसेंटेज बढ़ती है। तो यहाँ कह रहा है कि ड्राइंग हैव इंक्रीज। अब मेरा सवाल है, अगर ड्राइंग ड्राइंग ज्यादा हुई होगी, जाहिर है आपने फिर कम कैपिटल इस्तेमाल किया होगा, तो कम कैपिटल पे अगर आपने ज्यादा प्रॉफिट कमाया तो ये तो अच्छी बात है, तो इसमें तो परसेंटेज बेहतर होनी चाहिए ना। देखें, प्रॉफिट डिवाइड बाय कैपिटल है, अगर कैपिटल कम होगा तो परसेंटेज बढ़नी चाहिए, यहाँ तो परसेंटेज कम हो रही है बेटा, देख लें। तो यार ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसके बाद बी क्या कह रहा है, आप रीजन सोचें कि रॉस इंक्रीज कैसे होता है, रॉस डिक्रीज कैसे होता है, रीजन सोचेंगे तो काम क्या हो जाएगा, आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, आगे कह रहा है हमारे पास, एक मिनट वेट कीजिएगा जस्ट, आगे कह रहा है ग्रॉस प्रॉफिट हैज इंक्रीज बट प्रॉफिट फॉर द ईयर हैज डिक्रीज। हमारा ग्रॉस प्रॉफिट बड़ा होगा, बाकी प्रॉफिट फॉर द ईयर डिक्रीज हुआ होगा। बेटा ऊपर प्रॉफिट मार्जिन की बात हो रही है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात हो रही है, सो इसमें ये कह सकते हैं कि ये थोड़ा सा, ये वाला पॉइंट कुछ हद तक आ सकता है, ये वाला पॉइंट कुछ ऐसा आ सकता है, लेकिन अगेन इसमें अमाउंट की बात हो रही है, इसमें अमाउंट की बात हो रही है, इस तरह हम कुछ कह नहीं सकते, इस तरह हम कुछ कह नहीं सकते। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास रॉस कम हुआ है, और रॉस में ऊपर सबसे पहले क्या आता है, प्रॉफिट आता है। तो अगर प्रॉफिट कम आया होगा तो हो सकता है आपका क्या नाम है, रॉस कम होने के पीछे रीजन ये हो। लेकिन एक मसला पैदा हो रहा है, हमारा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ भी तो रहा है, हमारा प्रॉफिट मार्जिन 15 से 20% हो गया, तो हम ये भी नहीं कह सकते कि प्रॉफिट हमारा क्या हुआ है, घट कम हुआ है। इसीलिए हम तीसरे ऑप्शन की तरफ जाते हैं। तीसरा ऑप्शन कह रहा है प्रॉफिट फॉर द ईयर हैज इंक्रीज एंड कैपिटल हैज बीन इंट्रोड्यूस। ये बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है, ये बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। क्यों, हमें वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो हमें दोनों पॉइंट एक्सप्लेन कर दे। तो अगर आप सी पार्ट को पढ़ेंगे, सी पार्ट में कह रहा है कि भाई हमारा प्रॉफिट क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। ये बात सही भी लग रही है, क्योंकि आप देख सकते हैं आपका प्रॉफिट मार्जिन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और आगे कह रहा है कैपिटल हैज बीन इंट्रोड्यूस। कैपिटल जब आपने इंट्रोड्यूस किया होगा, मतलब आपके पास डिनोमिनेटर बढ़ गया होगा। फॉर सपोज आपका प्रॉफिट था 1000 और आपका कैपिटल था कितना, 10,000, तो आंसर कितना आएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, आंसर 10% आएगा। लेकिन अगर मैं ये 10,000 की जगह या 12,000 लिख दूं तो आंसर फिर कम हो जाएगा, आंसर फिर 10% नहीं आएगा, उससे कम आएगा। तो इन शॉर्ट, रॉस में सबसे ऊपर आता है प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट बढ़ेगा तो रॉस इंप्रूव होगा। नीचे आता है कैपिटल, कैपिटल कम होगा तो रॉस इंप्रूव होगा। ठीक है, लेकिन अगर रॉस की हम बात करते हैं, रॉस क्यों कम हुआ है, रॉस क्यों डिक्रीज हुआ है, तो उसके पीछे एक रीजन होता है प्रॉफिट का कम होना, दूसरा रीजन होता है कैपिटल वाले पोर्शन का बढ़ना। अगर आपने ज्यादा कैपिटल लगा लिया तो सम टाइम इनएफिशिएंसी आ जाती है, उसकी वजह से भी ऐसा ही होता है। तो इसका आंसर फिर ये वाला क्या है, सी वाला ऑप्शन ज्यादा बेस्ट है। लेकिन हम डी फिर भी पढ़ लेते हैं। डी में कह रहा है प्रॉफिट फॉर द ईयर हैज बीन इंक्रीज एंड अ लॉन्ग टर्म लोन हैज बीन रीपेड। इसमें प्रॉफिट फॉर द ईयर इंक्रीज, ये तो सही लग रहा है, ये तो सही लग रहा है, ये प्रॉफिट फॉर द ईयर इंक्रीज हो गया है तो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया। लेकिन ये जो कह रहा है ना, लॉन्ग टर्म लोन हैज बीन रीपेड, तो एक बात याद रखें, हम ऊपर क्या लिखते हैं, प्रॉफिट लिखते हैं, और यहाँ लिखते हैं कैपिटल प्लस लोन और मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। मैंने आपको भी बताया, अगर हमारा डिनोमिनेटर कम हो जाए, ये हमारा डिनोमिनेटर है, ठीक है, अगर ये हमारा कम होगा तो हमारा रॉस क्या होगा, ओवरऑल इंप्रूव होगा। तो मेरा एक सवाल है, आप कैपिटल आपका वही था, आपने लोन पे कर दिया,
फॉर सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ, हमारे पास प्रॉफिट था 100 का, और हमारे पास 1000 रुपए का कैपिटल था, 1000 रुपए का लोन था। तो ये हो जाएगा 100 डिवाइड बाई 2000, 100 डिवाइड बाई 2000 मल्टीप्लाई बाय 100। आंसर आ जाएगा आपके पास कोई अराउंड के करीब 5% के करीब आपके पास आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आप ये लोन पे कर दें, ये लोन पे कर दें, तो क्या होगा, फिर हम 100 को डिवाइड करेंगे 1000 से और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो आपका आंसर हो जाएगा 10% हो जाएगा, आपका रॉस इंप्रूव हो जाएगा। रॉस इंप्रूव होने के पीछे रीजन क्या होते हैं, ये तो प्रॉफिट का बढ़ना होता है, या ये वैल्यू कम होना होता है। तो या तो कैपिटल कम कर दें ड्राइंग की सूरत में, या फिर आपने लोन पे कर दिया, इससे भी क्या हो जाएगा, आपका ओवरऑल कैपिटल एम्प्लॉयड कम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी आगे चलते हैं। आई होप कि आप लोगों ने वीडियो देखी होगी रॉस की, रॉस क्या होता है सब पता होगा। 4 में आ जाए, a business has no non-current liabilities, what is added to the non-current asset in order to calculate the capital employed। ये जरा देख लीजिएगा एक नजर। देखिए आप सबने सीखा हुआ है assets is equal to capital plus liability, ये आप सब लोगों ने सीखा हुआ है। तो अगर हम जो है लाइबिलिटीज में से करंट लाइबिलिटी को हटा दें तो क्या होगा, तो यहाँ पर हमारे पास आएगा एसेट्स, और करंट लाइबिलिटी को यहाँ लेकर आ जाए, इस साइड लेकर आ जाए, इस तरफ लेकर आ जाए, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी। अच्छा जी, ये जो चीज है ना, कैपिटल प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी, इसको हम प्यार से कहते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड वो पैसा होता है जो बिजनेस में इन्वेस्टेड होता है, बिजनेस में इन्वेस्टेड होता है, ये ऑनर ने पैसा लगाया होता है, और ये पैसा जो होता है किसने लगाया होता है, लेंडर ने लगाया होता है। तो टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज नोन एज बाय लेंडर एंड बाय ऑनर इज नोन एज कैपिटल एम्प्लॉयड। तो एक तरीका तो ये होता है। लेकिन अगर सवाल में उसने कैपिटल नहीं दिया हुआ, नॉन करंट लायबिलिटी नहीं दी हुई, तो हम इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं, हम आपका जो है कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड कर सकते हैं। ये इक्वेशंस आपको याद करनी पड़ेगी, स्पेशली कैपिटल एम्प्लॉयड की। हम एसेट में से अगर हम करंट लायबिलिटी माइनस कर दें, एसेट में नॉन करंट एसेट भी आ जाएगा, करंट एसेट भी आ जाएगा, माइनस कर दें करंट लायबिलिटी, तो भी हमारे पास क्या होगा, सेम आंसर आएगा, जो कि कहलाता है कैपिटल एम्प्लॉयड। जरूरी नहीं कैपिटल एम्प्लॉयड इस तरीके से फाइंड हो कि हम कैपिटल में नॉन करंट लायबिलिटी ऐड करें। हम अगर एसेट में से माइनस कर देते करंट लायबिलिटी, तो भी हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास जो है आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। अच्छा, अब इस सवाल की तरफ आते हैं कि अ बिजनेस हैज नो नॉन करंट लायबिलिटीज, एक बिजनेस के पास कोई भी नॉन करंट लायबिलिटीज नहीं है। व्हाट इज एडेड टू द नॉन करंट एसेट इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द कैपिटल एम्प्लॉयड। ये बताएं हम नॉन करंट एसेट के अंदर क्या ऐड करेंगे ताकि हमें ये पता लगे कि हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है। अब ये थोड़ा सवाल में इसने घुमाने की कोशिश की है। तो अब मैं थोड़ा इसको समझाने के लिए क्या करता हूँ, एसेट को भी ब्रेक करता हूँ। ठीक है, एसेट को भी ब्रेक करता हूँ। तो एसेट में हमारे पास एक आ जाता है नॉन करंट एसेट, फिर आ जाता है करंट एसेट, फिर आ जाता है करंट लायबिलिटी। ठीक है, मैं इस साइड पे देख रहा हूँ, ये वाली साइड। अभी आपको मैंने बताया कि एसेट में से करंट लायबिलिटी माइनस कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। तो इस साइड को मैं ब्रेक कर देता हूँ। तो मेरे पास आप देख रहे होंगे नॉन करंट एसेट आया, फिर करंट एसेट आया, फिर करंट लायबिलिटी आया। ये जो चीज है ना, प्यार से, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, इसके दो नाम है। अगर आपके पास सवाल में करंट एसेट ज्यादा आ रहे हैं, तो इसको प्यार से हम वर्किंग कैपिटल भी कहते हैं। करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी को अगर माइनस कर दें, इसको प्यार से हम वर्किंग कैपिटल भी कहते हैं। ठीक है, एक नाम तो इसका ये है। दूसरा, करंट एसेट में से माइनस करंट लायबिलिटी कर दें और करंट एसेट ज्यादा हो, तो उसको हम प्यार से नेट करंट एसेट भी कहते हैं। नेट करंट एसेट का मतलब क्या है कि हमारे पास करंट एसेट क्या है, ज्यादा है, हमारे पास करंट एसेट क्या है, ज्यादा है। तो अगर मैं इसको और प्रिसाइज करूं, और फॉर्मूले प्रिसाइज करूं, तो मैं नॉन करंट एसेट की जगह पे, मत सॉरी, नॉन करंट एसेट के बाद जो करंट एसेट है माइनस करंट लायबिलिटी है, इन दोनों की जगह पे मैं एक कीवर्ड लिख सकता हूं, एक छोटा सा लफ्ज लिख सकता हूं। वो क्या है हमारे पास, वर्किंग कैपिटल। वो क्या है हमारे पास, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो इसने सवाल में घुमाने की कोशिश की है, सवाल में घुमाने की कोशिश की है। अगर सवाल में एसेट बोला होता तो हम करंट लायबिलिटी माइनस करते। सवाल में वो कह रहा है कि भाई नॉन करंट एसेट हमारे पास है,
आपने नॉन करंट एसेट लिख दी है। वो पूछ रहा है ये बताएं कि इस नॉन करंट एसेट में क्या ऐड करेंगे कि हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाए। तो हम करंट एसेट ऐड करते हैं, देन करंट लायबिलिटी माइनस करते हैं। अब उसने ऐड करने का बोला है तो करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी को मिला के हम प्यार से क्या कहते हैं, वर्किंग कैपिटल कहते हैं। तो इस हिसाब से हमारे पास आंसर क्या सही होगा, डी सही होगा। अच्छा जी, आगे चलते हैं। इस पे आ जाए। यहाँ कह रहा है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स, फिर कह रहा है नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स, ये दी हुई है। ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स आप देख सकते हैं 40 से कितनी हो गई, अराउंड 30% हो गई, 30% हो गई। ईयर देख लिया करें, ये 2016 है, ये 2017 है। प्रॉफिट मार्जिन कितना था, 8% था, अब कितना हो गया, 10% हो गया। तो ग्रॉस मार्जिन भी डिक्रीज हो रहा है और प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, ग्रॉस मार्जिन हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और प्रॉफिट मार्जिन क्या हो रहा है, हमारा बढ़ रहा है। अब देख लेते हैं वो क्या कह रहा है। व्हाट मे हैव काज्ड अ चेंज इन नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स रेशियो, सवाल में से ये पूछा है, ये बताएं हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन है ये क्यों बढ़ा, इसके पीछे क्या रीजन है। ए, एक्सपेंसेस हैव डिक्रीज, बी, एक्सपेंसेस हैव इंक्रीज। अच्छा, एक बात हमेशा याद कीजिएगा, मैं पर्सनली बोलूंगा, जब सवाल में परसेंटेज की बात हो रही है ना, तो ये चीजें कि प्रॉफिट, ये चीजें कि हमारी कॉस्ट ऑफ सेल ज्यादा हो रही है, सेल ज्यादा हो रही है, इस पे हम ज्यादा यानी बात नहीं कर सकते, यानी कॉन्फिडेंस के साथ हम बात नहीं कर सकते। तो इसके लिए कोशिश क्या करें, अवॉइड क्या करें, जिनमें ये लिखा हो कि अमाउंट बढ़ गया है, फला बढ़ गया है, उसके अलावा चीजें देखें, उसके अलावा चीजें देखें। तो जहाँ परसेंटेज की बात हो रही है कि इस परसेंटेज के पीछे क्या रीजन है, जैसे प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया हमारा, इसके पीछे क्या रीजन है, हमारे एक्सपेंसेस कम हुए होंगे, ज्यादा हुए होंगे, उस अच्छा बढ़े के परसेंटेज में वो बोले। हमारा ग्रॉस मार्जिन बढ़ गया है, कम हो गया है, तो वो कॉस्ट ऑफ सेल्स की बात कर रहा है। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स का वैसे इंक्रीज होना डिक्रीज होना ये इम्पैक्ट करता है अपनी जगह पे, लेकिन अगर वो प्रोपोर्शन के अंदर बात करेगा तो वो ज्यादा वैलिड होगी। तो यहाँ आ जाए, हम सी एंड डी पे आते हैं। The percentage of expenses to sale has decreased. The percentage of expenses to sales has increased. इन दोनों में से आपने कोई ऑप्शन सेलेक्ट करना है। बेसिकली ये एक्सपेंसेस की बात कर रहा है, ये बेसिकली एक्सपेंसेस की बात कर रहा है कि हमारा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया, इसके पीछे क्या रीजन है, आप ये बता दें, हम जरा देख लेते हैं। देखें, 40 में से आपने एक्सपेंसेस माइनस किए तो आपके पास जाके 8 आया, प्रॉफिट मार्जिन कितना है, 8 आया। तो इन शॉर्ट हमारे पास जो एक्सपेंसेस माइनस हुए होंगे, अगर हम सिंपल रूल करें, 40 में से हम कितना माइनस करेंगे, हमारे पास 8 आ जाए, तो 40 माइनस 8 कर दिया आ जाएगा 32। इसका मतलब हमारे पास जो एक्सपेंसेस की परसेंटेज थी वो 32 थी। लेकिन अगर 2017 की तरफ आते हैं, 2017 में हमारे पास 30 के करीब ग्रॉस प्रॉफिट था और हमारा प्रॉफिट मार्जिन आया था 10। अगर 10 माइनस कर दे तो ये कितना हो जाएगा, 20। इसका मतलब कि हमारे पास यहाँ जो एक्सपेंसेस की परसेंटेज है वो कम है। हालांकि ग्रॉस प्रॉफिट भी कम आ रहा है, लेकिन एक्सपेंसेस की परसेंटेज क्या है हमारे पास, कम है। 2017 में वहां आ रहा है 20% और 2016 में कितना आ रहा है, 32%। इसका मतलब हमारे जो एक्सपेंसेस हैं वो कम हुए हैं, हमारे एक्सपेंसेस जो है वो कम हुए हैं। पहले 32% जो थे हमारे एक्सपेंसेस में पैसा लगता था सेल्स का, अब हमारा 20% पैसा लगता है सेल्स में। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए हमारे पास सी होना चाहिए। एक मिनट वेट कीजिएगा बेटा। ओके गाइस, आगे चलते हैं। A business provided the following information, cost of sales दी हुई है, ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, एक्सपेंसेस दिए हुए हैं। आपको कह रहा है व्हाट वाज द प्रॉफिट फॉर द ईयर एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू। ये बताएं हमारा प्रॉफिट फॉर द ईयर एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू क्या था। सिंपली वो आपसे प्रॉफिट मार्जिन पूछ रहा है, सिंपली वो आपसे प्रॉफिट मार्जिन पूछ रहा है। आपको सबसे पहले प्रॉफिट मार्जिन के लिए जो है आपको पहले फाइंड करना पड़ेगा, क्या बोलते हैं, प्रॉफिट फाइंड करना पड़ेगा। एंड प्रॉफिट फाइंड करने के बाद जो है आपको जो है सेल्स फाइंड कर, एक मिनट सब्र कर ले, मैं एक चीज देख लूँ। what was what was the profit for the year as a percentage of revenue। ठीक है, ओके। चलिए, इसको कैसे करेंगे, इसको करने के लिए दो चीजें हमें चाहिए, एक चाहिए सेल्स और एक चाहिए हमें प्रॉफिट। ठीक है, एक चाहिए हमें प्रॉफिट। तो सर हम इसको कैसे करें, तो एक चीज याद रख लें, आप सबने सीखा था सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स कितनी हो रही है सर हमारी, एक मिनट की जगह मैं यहाँ, मेरी बैटरी, ठीक है हो जाएगा। सेल्स हमारे पास कितनी है, फाइंड करनी है सर। कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी है सर, कॉस्ट ऑफ सेल्स है 60,000। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है सर, ग्रॉस प्रॉफिट है 40,000। चीजों को आप इंटरचेंज करेंगे तो आपके पास सेल्स आ जाएगी 1 लाख। ठीक है, उसके बाद आपने सोचना है प्रॉफिट हमें फाइंड करना है। तो या तो सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करें, एक्सपेंसेस माइनस करें तो भी आ जाएगा। ये आपको सवाल में जीपी दिया हुआ है
और जीपी में से एक्सपेंसेस माइनस कर दें, जीपी हमारा है 40,000, 40,000 में से 25,000 माइनस कर दें तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 15,000 आ जाएगा। 15,000 को डिवाइड करें 1 लाख से, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें, आपका आंसर आ जाएगा 15%। अब ये सवाल है रॉस का। रॉस का जो हमने फॉर्मूला सीखा है वो ये सीखा है कि हम प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट लेते हैं या प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट लेते हैं। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो फिर प्रॉफिट भी आ सकता है, और उसको डिवाइड करते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड से। कैपिटल एम्प्लॉयड होता है कैपिटल प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। अगर आपको सवाल में ये नहीं दिया हुआ, कैपिटल नहीं दिया हुआ, नॉन करंट लायबिलिटी नहीं दिया हुआ, तो एक और तरीका है जो मैंने आपको ऊपर बताया था कि हम लोग क्या कर सकते हैं। हम लोग जो है, ये मैंने आपको बताया था कि ये वाली पोस्ट वाली साइड देखें, ये कैपिटल प्लस नॉन करंट लायबिलिटी है। मैंने ये इक्वेशन लिखी, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, और लायबिलिटी में से करंट लायबिलिटी मैंने हटा दी, तो यहाँ आ गया कैपिटल प्लस नॉन करंट लायबिलिटी, ये भी कैपिटल एम्प्लॉयड है, और एसेट माइनस करंट लायबिलिटी ये भी कैपिटल एम्प्लॉयड है। तो एसेट माइनस करंट लायबिलिटी है। अगर मैं इसको फर्दर ओपन करूं तो एसेट में क्या क्या आ जाएगा सर, एसेट में नॉन करंट एसेट आ जाएगा, करंट एसेट आ जाएगा, और करंट लायबिलिटी आ जाएगी। तो वो सवाल में क्या करता है, कभी कभार बच्चों को तंग करने के लिए टर्म्स को इंटरचेंज कर लेता है। सर इस सवाल की तरफ आ जाए, ये सवाल है, इसमें सेल्स दी हुई है, कॉस्ट ऑफ सेल्स दी हुई है, एक्सपेंसेस दिए हुए हैं। व्हाट इज अ नेट प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल, आपसे प्रॉफिट मार्जिन पूछ रहा है। अगेन सवाल में प्रॉफिट नहीं दिया हुआ, प्रॉफिट फाइंड करना पड़ेगा। तो बहुत आसान है सर, हमारी सेल्स कितनी, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स को माइनस कर दें एंड देन एक्सपेंसेस को माइनस कर दें, तो आपके पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, तो आप 90,000 में से 50,000 माइनस करें, 10,000 माइनस करें, ये हो जाएगा 60,000, 30,000 आपका प्रॉफिट हो जाएगा। 30,000 को डिवाइड करेंगे 90,000 से, जो कि हमारी सेल्स है, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 33.33%। ठीक है, अच्छा जी। इसके बाद कह रहा है सिमरन प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर इंटरेस्ट वाज 18,000। ठीक है, इंटरेस्ट से पहले इंटरेस्ट पेबल अमाउंटेड टू 2,000, द बैलेंस ऑन हर कैपिटल अकाउंट वाज 80,000 एंड लॉन्ग टर्म लोन 20,000। ये बताएं व्हाट वाज हर प्रॉफिट फॉर द ईयर एज अ परसेंटेज ऑफ ऑनर इक्विटी। अच्छा, ये फॉर्मूला अभी कोर्स में ऐड हुआ है, सॉरी ये फॉर्मूला पहले होता था। हम क्या करते थे, प्रॉफिट को डिवाइड करते थे कैपिटल से। तो ये वाला एमसीक्यू नहीं करेंगे, हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है। मतलब इसमें हम प्रॉफिट को डिवाइड करना है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट नहीं। तो ये हमारे कोर्स में नहीं, इसी में इसको नहीं छेड़ रहा। आगे चलते हैं सर। Helmut provided the following information: opening inventory, purchases, closing inventory, और जितने भी गुड्स थे हमने वो इतने मार्जिन पे सेल किए हैं। ये बताएं हमारी सेल्स कितनी थी। तो बेटा इसके लिए सबसे पहले कॉस्ट ऑफ सेल्स फाइंड करनी पड़ेगी। क्या फाइंड करनी पड़ेगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो ओपनिंग इन्वेंट्री ले लें, वो कितनी है, 10,000। परचेजेस ले लें, परचेजेस कितनी है, 32,500। और क्लोजिंग इन्वेंट्री ले लें, क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना है सर, 9,500। आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी, उस पे मार्कअप लगा देना। अच्छा, ये जो वैल्यू है ना, इसको फ्रैक्शन में जब लिखना हो ना, तो इसको फ्रैक्शन में आप हमेशा 1/3 करके लिखा करें, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। फिर मैं रूल ये बता रहा, अगर मार्जिन दिया और मार्कअप में कन्वर्ट करना हो, मार्जिन दिया और मार्कअप में कन्वर्ट करना है, तो जो भी आपका न्यूमरेटर है, वो आपने क्या करना होगा, माइनस करना होगा, क्योंकि मार्जिन है n फॉर नेगेटिव। तो ये हो जाएगा 1/, ये जो 1 है 3 से माइनस होगा तो ये हो जाएगा 1/2। तो ये आपके पास आ गया फ्रैक्शन फॉर्म में, क्या आ गया, मार्कअप आ गया। इसको आप अप्लाई कर देंगे किसके ऊपर, कॉस्ट ऑफ सेल्स पे, तो आपके पास जीपी आ जाएगा, एंड उसको कॉस्ट ऑफ सेल्स में ऐड करके आप सेल्स फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अच्छा जी। ये हमारे पास आगे सवाल है, ये करंट रेशो का सवाल है, ये करंट रेशो का सवाल है। चलिए जी, ये सवाल देख लें बेटा, इस तरह के सवाल होते हैं। ग्रॉस प्रोफिट पहले भी 32% था, अब भी 32% है, बिल्कुल भी नहीं चेंज हुआ। हमारा प्रॉफिट मार्जिन क्या हो गया, चेंज हो गया। इसका क्या रीजन हो सकता है। देयर हैव बीन नो चेंजेस इन सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस भी हमारे पास सेम थी, वॉल्यूम ऑफ सेल्स भी हमारे पास सेम थी, मतलब कॉस्ट ऑफ सेल्स भी हमारे पास सेम थी। व्हाट हैपेंड इन ईयर 2, ये बताएं ईयर 2 में क्या हुआ होगा। ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से क्या नाम है, हमारे पास अगर हमारा ग्रॉस मार्जिन भी सेम है, हमारी सेल्स भी सेम, हमारी सेलिंग प्राइस भी सेम है, और जो यानी सब कुछ हमारा सेम है, दोनों सालों में सेल्स भी सेम है। जब दोनों सालों में सेल्स भी सेम है, सब कुछ सेम है, तो प्रॉफिट मार्जिन तभी कम हो सकता है अगर ग्रॉस प्रॉफिट सेम है, जब आपके एक्सपेंसेस क्या हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हो। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज देखेंगे, तब भी आपको नजर आ जाएगा कि 32 से 16% तभी हो सकता है जब हम 16 माइनस करें, और 32 से 9% तभी हो सकता है जब हम क्या करें, अराउंड कोई ये हो जाएगा तकरीबन 23%। 23% तक की फिगर माइनस होगी, तब जाके आपका ये हो जाएगा 32 से 9% हो जाएगा। तो बताने का मेरा मकसद ये है कि आपके पास सेकंड ईयर में क्या हुआ है, प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम हुआ है, तो इसके पीछे रीजन क्या होगा। ये रीजन तो हो ही नहीं सकते। ये तब हम बात करते जब आपकी क्या नाम है, ग्रॉस प्रॉफिट की बात होती। ठीक है, इस सवाल में कोई प्रोपोर्शन गड़बड़ नहीं है, सारे नॉर्मल बातें लिखी हैं, तो नॉर्मल ट्रीट करेंगे। तो इन दोनों में से हमारे पास क्या ऑप्शन हो सकता है, डी हो सकता है, एक्सपेंसेस के बढ़ने की वजह से हो सकता है।
ये एक सवाल है। अ बिजनेस प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, सेल्स दी हुई है, ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, ये बताएं इनके एक्सपेंसेस कितने थे। तो बेटा बहुत आसान है, आप जो है पहले प्रॉफिट फाइंड कर लें। 10% लगाएं, 20,000 रुपये आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा, और 25% लगाएं, 20,000 का आपके पास जीपी आ जाएगा। फिर जीपी में से एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, तो हमारे पास क्या आता है, प्रॉफिट आता है। आप वैल्यू पुट कर लीजिएगा, प्रॉफिट की, जीपी की, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद कह रहा है कि एक्स का जो नेट प्रॉफिट है वो कितना है, 40,000 है, और विच वाज 20% ऑफ सेल्स, इसका प्रॉफिट मार्जिन 20% बनता है। द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वाज 75% ऑफ सेल्स, ये बताएं हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना था। तो बेटा इसके लिए सबसे पहले हमें ये करना होगा, हमें फाइंड करनी पड़ेगी सेल्स। तो आप सबने प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला सीखा है, प्रॉफिट मार्जिन इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स। तो ये वाला फॉर्मूला लिख लें। इसको मल्टीप्लाई बाय 100 भी करते हैं, लेकिन अगर सवाल में आपको परसेंटेज दी हुई हो और उसको आप डेसिमल में लिखे हैं तो 100 इग्नोर कर सकते हैं। या चलें, प्रॉफिट मार्जिन कितना है हमारे पास, 20 है। ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई बाय 100 भी कर देते हैं। 100 को इस साइड लेकर आ जाएंगे, डिवाइड हो जाएगा इससे। ठीक है, और प्रॉफिट कितना है बेटा हमारे पास, 40,000 है, आप लिख लें 40,000, और डिवाइड कर दें इसको सेल्स है। इसको आगे पीछे इंटरचेंज करेंगे, मतलब ये 0.2 हो जाएगा। 0.2 को इस तरफ लेकर आ जाएंगे, 40,000 से डिवाइड करेंगे, तो आपके सामने आ जाएगी सेल्स। आपके सामने क्या आ जाएगी, सेल्स। आई थिंक 2 लाख के करीब सेल आ जाएगी। उसके बाद ये कह रहा है कि हमारी कॉस्ट ऑफ सोल्ड जो है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है, वो 75% ऑफ सेल है। तो आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल लें, यानी जो भी आपकी सेल है उसका 75% निकाल लें, आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ये बहुत पुराने सवाल है, मैं पर्सनली बोलूंगा इन सवालों को जो है आप अवॉइड करें। अब इसके बाद बेटा हमारा अगला टॉपिक है वर्किंग कैपिटल एंड करंट रेशियो। तो इसको इंशाल्लाह मैं आपको पहले समझाऊंगा, करंट रेशियो किसे कहते हैं, वर्किंग कैपिटल किसे कहते हैं, और फिर इस पे इंशाल्लाह इसके एमसीक्यूज करेंगे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।